Assalamualaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in today's lecture we will discuss about electromagnetically induced transparency, EIT, and its physical concept. When a probe field like light is incident on a medium and this medium becomes transparent for the probe field is called EIT. प्रॉप फील्ड यहाँ पे लाइट को कहा गया है जब लाइट इंटरेक्ट करती है एक एटॉमिक मीडियम के साथ, जैसे कि आप स्पीकर में देख सकते हैं कि जब लाइट इंटरेक्ट करती है एटॉमिक मीडियम के साथ तो उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही। लाइट जो है वो इसके अंदर एब्सॉर्ब हो रही है, वो ट्रांसमिट नहीं हो रही। ठीक है, तो फिर हमने सेकंड जो फिगर है उसमें क्या बताया हुआ है कि लाइट प्रॉप फील्ड भी इंटरेक्ट कर रही है एक सिस्टम के साथ और उसके साथ ही ऊपर से हमने एक स्ट्रॉन्ग फील्ड भी हमने इसके साथ इंटरेक्ट करवाई। वो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जब एक स्ट्रॉन्ग फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट करती है तो तब ये जो प्रॉप फील्ड से लाइट आ रही है वो इसके अंदर ट्रांसमिट हो रही है, उसकी ट्रांसमिशन हो रही है। तो ये जो लाइट की ट्रांसमिशन हो रही है प्रॉप फील्ड लाइट की, तो इस ट्रांसमिशन को हम लोग ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसको हम कहते हैं EIT, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल दैट एन ओपेक मीडियम बिकम्स ट्रांसपेरेंट फॉर अ प्रॉप फील्ड। कि एक ओपेक मीडियम है, एक्चुअली ये जो मीडियम हमने लिया था ना ये एक ओपेक मीडियम था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ओपेक मीडियम ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है एक प्रॉप फील्ड के लिए। प्रॉप फील्ड के लिए एक ओपेक मीडियम ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है। तो इसके लिए जो हमारा एटॉमिक सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, उसमें से हमने एक एटम को पिक करना है और उसको एनर्जी लेवल डायग्राम में डिस्कस करना है। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कैसे एक प्रॉप फील्ड के लिए एक ओपेक मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमें छोटी-छोटी कुछ डेफिनेशंस हैं जो समझना ज़रूरी हैं, जिसमें आ जाती है डी ट्यूनिंग, ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी और राबी फ्रीक्वेंसी। तो डी ट्यूनिंग क्या होती है? डी ट्यूनिंग है द डिफरेंस ऑफ ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी एंड द फील्ड फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड डी ट्यूनिंग। कैसे कि जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है, ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है? लाइट की फ्रीक्वेंसी है बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। और अगर वो स्टेट ए और स्टेट बी के लिए है तो उसको हम ओमेगा ए बी कहेंगे। इसी तरह से ये स्टेट कुछ भी हो सकती है, ये स्टेट्स हैं स्टेट ए, स्टेट बी एंड स्टेट सी। ठीक है, ये स्टेट्स हमारी कुछ भी हो सकती हैं, 1 2 3, हम इनको कोई भी नेम रख सकते हैं इन स्टेट्स का। ठीक है, तो जैसे अब ये हमारे पास ए और बी स्टेट थी तो इसकी जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? ओमेगा ए पी है। ठीक, और डी ट्यूनिंग क्या होती है? डिफरेंस होता है ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी और फील्ड फ्रीक्वेंसी का। फील्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? जो प्रॉब फील्ड यहाँ पे आके लग रही है उस प्रॉब फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो, और जो ओमेगा ए बी यानी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी और फील्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं डी ट्यूनिंग। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है राबी फ्रीक्वेंसी की। द ऑसिलेशन ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स इन अ क्वांटम सिस्टम इज़ कॉल्ड राबी फ्रीक्वेंसी विच इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा। राबी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑसिलेशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे ये हमारे पास एक एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसमें जब एक हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सॉरी मौजूद हैं यहाँ पे, और इनको जब जब इन यहाँ पे प्रॉब फील्ड लगेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे, फिर ये एक्साइटेड से बैक ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रही होगी? नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस हो रही होंगी। तो उन नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस को, ये जो ऑसिलेशन ऑफ पॉपुलेशन है बेसिकली उसको हम राबी फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं यहाँ पे। तो इन बेसिक डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी था इस एनर्जी लेवल डायग्राम को समझने से पहले। तो होता क्या है कि जब एक प्रॉब फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट करती है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाते हैं एक्साइटेड स्टेट पे, और यहाँ से भी ऐसा नहीं होता कि एक्साइटेड स्टेट पे मेन यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट पे जाके वो स्टॉप हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो क्या करते हैं, यहाँ से कुछ पहले यानी कि यहाँ से कुछ डिफरेंस पे ये जाते हैं और वहाँ से ये वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो कुछ डिफरेंस है ना इसको हम कहते हैं डेल्टा पी, जो कि क्या है? डी ट्यूनिंग। और वो डी ट्यूनिंग हमने यहाँ पे बता दी है कि ओमेगा पी माइनस म्यू पी के इक्वल होती है। और इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे दो केसेस हैं। एक ये केस है जब प्रॉब फील्ड
एटॉमिक मीडियम के साथ इंटरेक्ट कर रही है और कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही, बल्कि लाइट जो है वो सारी की सारी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। और सेकंड केस क्या था कि जब प्रॉब फील्ड इंटरेक्ट कर रही है उसके साथ ही हमने एक स्ट्रॉन्ग फील्ड को इंटरेक्ट करवाया मीडियम के साथ, तो उस केस में क्या हुई, लाइट ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, तो इन दोनों केसेस के लिए हमने एनर्जी लेवल डायग्राम्स को कंसीडर करना है। तो फर्स्ट केस के लिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो ये है। इसमें क्या है कि एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी है, और यहाँ से जब प्रॉब फील्ड इंटरेक्ट कर रही है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे स्टेट बी पे थे, मींस के ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्साइट होके स्टेट ए की तरफ गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये स्टेट ए में जाके स्टॉप हो गए, बल्कि उन्होंने क्या किया, एक्साइट डी एक्साइट, एक्साइट डी एक्साइट, यानी उन्होंने जो है वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर दी। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने राबी फ्रीक्वेंसी कह दिया, जिसको हमने ओमेगा पी कह दिया। ओमेगा पी कहने का मकसद ये है कि ये प्रॉब फील्ड थी, तो इसलिए ओमेगा और प्रॉब फील्ड का पी लगा दिया। और यहाँ पे जो डी ट्यूनिंग है वो क्या है बेसिकली, कि जो जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तो वो जाके एक ही स्टेट की एक ही लाइन पे जाके नहीं इंटरेक्ट करते, बल्कि वो यहाँ पे कुछ ऑसिलेशंस कर रहे होते हैं। लाइक एक दफ़ा वो इस पोजीशन पे आया, यहाँ से नीचे गया, फिर दूसरी पोजीशन पे आया, यहाँ से नीचे गया। मींस के जो यहाँ से इसकी फ़र्स्ट स्टेट और यहाँ से जो इसकी लास्ट स्टेट होती है, वो जो उसके बीच में डिफरेंस होता है वो बेसिकली उसको हम डेल्टा पी कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से जो डेल्टा पी है वो क्या है, ओमेगा पी माइनस म्यू पी। ओमेगा पी विच इज़ ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी इसकी लाइट की स्टेट ए और स्टेट बी के दरमियान में है, माइनस म्यू पी जो लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी है। उसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास डेल्टा पी आ गया। ठीक है, और इसको हम लोगों ने मज़ीद जब डिस्कस करना है तो उसके लिए हमें ससेप्टिबिलिटी का पता होना चाहिए कि ससेप्टिबिलिटी एक्चुअली है क्या। देख लेते हैं कि ऑप्टिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। तो ऑप्टिकल ससेप्टिबिलिटी को हम काय से प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि जब मीडियम को लाइट से इंटरेक्ट करवाया जाता है तो मीडियम का रिस्पॉन्स क्या होता है, वो कितना पोलराइज होता है, वो कैसे पोलराइज होता है। सिमिलरली वो जो लाइट है वो उसके अंदर जाके डिस्पर्स कर रही है या उसका क्या फिनोमेना उसके अंदर हो रहा है, तो वो सब हमें ऑप्टिकल ससेप्टिबिलिटी से पता चलता है। तो इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक है रियल पार्ट और सेकंड वन इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट में हमें क्या पता चलता है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जैसे लाइट जो है वो मीडियम के अंदर जाके कैसे डिस्पर्स कर रही है। और इमेजिनरी पार्ट हमें इंफॉर्मेशन देता है रिस्पॉन्स ऑफ मीडियम टुवर्ड्स लाइट, कि जो मीडियम है वो क्या रिस्पॉन्स अब कर रहा है, जो उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, जो इंटरेक्ट कर रही है लाइट मीडियम के साथ, वो अब मीडियम उस पे क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, और इस केस में जो हमारा फर्स्ट केस था जिसमें हम प्रॉब फील्ड को जस्ट इंटरेक्ट करवा रहे थे मीडियम के साथ, तो उस केस के लिए हम लोगों ने इमेजनरी पार्ट लेना है। लाइक हम लोग लेंगे ही इमेजनरी पार्ट को इसलिए क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही यही है कि हमने मीडियम का रिस्पॉन्स देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ हमने एक जो हमारा डेल्टा पी है उसको हमने ज़ीरो ले लिया, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जब ऑसिलेशंस हो रही हैं तो डेल्टा पी जो हमारा डी ट्यूनिंग है उसको हमने ज़ीरो ले लिया। ठीक है, जब डी ट्यूनिंग हमारी ज़ीरो है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या हो गई है, मैक्सिमम। क्या हो रहा था कि जब लाइट इंटरेक्ट कर रही थी मैटर के साथ, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि लाइट पूरी की पूरी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई थी। ठीक है, तो इट्स मीन कि डेल्टा पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे हमारी जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सिमिलरली जब डेल्टा पी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो वहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब पॉजिटिव है, जब डेल्टा पी हमारा पॉजिटिव है यानी उसकी कुछ वैल्यू है, तो नेगेटिव है यानी कम है, तो वहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। दैट्स वाई यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन पीक नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि वाई दिस इज़ कॉल्ड आ डेल्टा फंक्शन। इसको हम डेल्टा फंक्शन क्यों कह रहे हैं। डी ट्यूनिंग इज़ नॉट सिंगल लाइन्स, देयर आर बैंड्स, सो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर। क्या हो रही है कि जब एक प्रॉब फील्ड इंटरेक्ट कर रही है मीडियम के साथ, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक सिंगल लाइन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये ऑसिलेट करते हैं ना जब, तो यहाँ पे बैंड्स बन जाते हैं। स्टेट जो ये जो ऊपर वाली स्टेट एक्साइटेड स्टेट होती है, यहाँ पे कुछ बैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है।
कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इसलिए डेल्टा फंक्शन कहते हैं। अब हम कंसीडर करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम को फॉर सेकंड केस, जब एक प्रॉप फील्ड इंटरेक्ट करवा रही है मीडियम के साथ और उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग फील्ड इंटरेक्ट कर रही है और लाइट की ट्रांसमिशन हो रही है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग हम प्लॉट करेंगे और उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे एक ओपेक मीडियम ट्रांसपेरेंट हो सकता है एक प्रॉप फील्ड के लिए। तो ये केस 2 के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है। यहाँ पे तो पहले ये हो रहा था कि जब एक प्रॉप फील्ड इंटरेक्ट कर रही थी, यहाँ ऑसिलेशन हो रही थी और कुछ डी ट्यूनिंग हुई थी। सिमिलरली यहाँ पे एक कंट्रोल फील्ड अप्लाई की गई है। कंट्रोल फील्ड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड को कहा गया है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थी हमारी उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ऑसिलेशंस होंगी उनकी वजह से आगे क्या होगा कि आगे जाके फर्दर ये जो स्टेट ए है ये स्प्लिट हो जाएगी और इस स्प्लिटिंग को हम कहते हैं स्टार्क स्प्लिटिंग। ये दो फर्दर स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएगा। उन दो फर्दर जो स्टेट्स जिनमें ये स्प्लिट हुआ है उनको हम ड्रे स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब इसी एनर्जी लेवल डायग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग एक प्लॉट कंसीडर करेंगे जिसमें हमने डेल्टा पी को रेजोनेंस पे ज़ीरो ही रखना है, क्योंकि ये प्रॉप फील्ड की ये वाली जो पीक है ये हमें प्रॉप फील्ड वाली इंफॉर्मेशन दे रही है। और यहाँ से क्या हुई है कि जो स्टार्क स्प्लिटिंग हुई है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है ट्रांसमिशन की। तो इसकी हमारे पास दो पीक्स बन गई हैं, एब्जॉर्प्शन पीक एक ये बन गई है और एक ये एब्जॉर्प्शन पीक बन गई है। एक इस स्टेट के लिए जो फर्दर टू ड्रे स्टेट्स थी उनकी ये पीक्स बन गई हैं। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ट्रांसमिशन की। तो इस तरह से जो हमारा ओपेक मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट टू द लाइट हो गया है जब उस पे स्ट्रॉन्ग फील्ड या कंट्रोल्ड फील्ड ने इंटरेक्ट किया है। और यहाँ पे एक दो पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से है। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो ट्रांसपेरेंसी हुई है। और यहाँ पे जो दो नई स्टेट्स आई हैं ये इनडिस्टिंग्विशेबल स्टेट्स हैं। अगर तो ये डिस्टिंग्विशेबल होती तो इंटरफेरेंस का ये फिनोमेना ना हो रहा होता और वहाँ से फिर हमें इंफॉर्मेशन भी ना मिल रही होती, ठीक है। आज वाले लेक्चर का ओवरव्यू कुछ इस तरह से है कि हमने ईआईटी का फिज़िकल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने एक एटॉमिक मीडियम लिया था। उस पे प्रॉप फील्ड जब हमने इंटरेक्ट करवाई थी तो कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही थी, बल्कि लाइट एब्जॉर्ब हो गई थी। सेकंड में हमने ये देखा था कि प्रॉप फील्ड जब इंटरेक्ट करी उसके साथ ही जब स्ट्रॉन्ग फील्ड ने इंटरेक्शन किया तो लाइट ट्रांसमिट हो गई। इट्स मीन कि लाइट जो ओपेक मीडियम था वो ट्रांसमिट टू द लाइट हो गया, ठीक है। अब इसके साथ ही हमने कुछ टर्म्स देखी थी जिसमें डी ट्यूनिंग आ जाती है, ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, रबी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। उसके बाद हमने ऑप्टिकल ससेप्टिबिलिटी देखी थी। ऑप्टिकल ससेप्टिबिलिटी के दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल होता है एक इमेजनरी होता है। हम इमेजनरी को इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें रिस्पॉन्स ऑफ मीडियम टुवर्ड्स लाइट ये बताता है, इसलिए हम आगे इसको जो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है हम वो बताते हैं दोनों केसेस में, जब प्रॉप के साथ हो रही है और जब कंट्रोल फील्ड भी अप्लाई हो रही है। तो उस केस में हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देखते हैं। सिमिलर आगे जब प्रॉप फील्ड और कंट्रोल फील्ड इकट्ठे जब इंटरेक्ट करती हैं तो उसकी वजह से जो स्टार्क स्प्लिटिंग होती है उसके साथ जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि दो हमारी पीक्स बन जाती हैं और उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक ओपेक मीडियम ट्रांसमिट टू द लाइट हो सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आज के इस लेक्चर में ली। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।